सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप चौधरी और आज हम पढ़ेंगे पादप कार्यकी का एक नया टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी। पादप कार्यकी का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ मैं, वो है एंजाइम। एंजाइम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ेंगे इसका। एंजाइम उत्प्रेरक रूप में कार्य कैसे करता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम की प्रकृति क्या है, ये किस पदार्थ से बना हुआ होता है, वो पढ़ेंगे। एंजाइम का नामकरण, वर्गीकरण पढ़ेंगे। एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ेंगे और इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। सबसे पहले एंजाइम के बारे में कुछ समझते हैं। एंजाइम क्या है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ मैं। शुरू करते हैं। हमारा शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं मिलकर के उत्तक, उत्तक मिलकर के उत्तक तंत्र, और उत्तक तंत्र मिलकर के अंग, और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब जो कोशिका तंत्र है उसमें अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। हमारा जो कोशिका तंत्र है उसमें अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। अब इन अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं को दो भागों में बांट देते हैं हम। ये दो प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे कोशिका तंत्र में संपन्न होती है। एक वे प्रकार की जो संश्लेषण पर का कार्य करती है, यह संश्लेषण प्रकार की होती है, और इनमें ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा खर्च मतलब एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। इसमें पदार्थों का निर्माण होगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेते हैं, उसमें CO2 H2O जुड़ करके ग्लूकोज बन रहा है, तो ऐसी क्रियाएं उपचय क्रियाएं यानी एनाबॉलिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। जबकि दूसरी प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन्हें बोलते हैं अपचय कैटाबॉलिक क्रियाएं। कैटाबॉलिक क्रियाएं विखंडन प्रकार की होती है और इनमें ऊर्जा मुक्त होती है, यानी एटीपी हमें प्राप्त होती है। अब कोशिका तंत्र में संपन्न होने वाली इन जैव रासायनिक क्रियाएं, जिनमें उपचय और अपचय दो प्रकार की क्रियाएं आती है, उन सम्मिलित रूप से दोनों क्रियाओं को एक साथ हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं, जो कि उपापचय पथ का निर्माण करती है। कोशिका तंत्र में संपन्न होने वाली इन जैव रासायनिक क्रियाओं को सामान्य तापक्रम और उच्च दक्षतापूर्ण संपन्न करवाने के लिए कम मात्रा में कुछ प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और उन्हें ही हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब एंजाइम की हम परिभाषा देख लेते हैं कि एंजाइम होता क्या है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। एंजाइम की परिभाषा इस प्रकार से आती है: प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कि जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। इन्हें बायोलॉजिकल मिडिल मैन भी कहा जाता है। एंजाइम की विशेषता ही पता चल गई ही परिभाषा से ही हमें कि एंजाइम एक तो प्रोटीन प्रकृति के होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे, जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। इन्हें बायोलॉजिकल मिडलमैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम शब्द कैसे बना है उसके बारे में देखते हैं। एंजाइम है वो एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक है EN का मतलब होता है इन यानी अंदर, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट यानी यीस्ट के अंदर। ऐसे बताया गया शुरू में कि एंजाइम यीस्ट में पाया जाने वाला पदार्थ है। एंजाइम की कुछ खोजों के बारे में, कुछ इतिहास के बारे में हम देख लेते हैं कि एंजाइम का इतिहास क्या रहा है। एंजाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ों की खोज कैसे हुई, किसने की, वो देख लेते हैं। कि एंजाइम को जैव उत्प्रेरक रूप में सर्वप्रथम जो पहचान दिलाई थी वो थे बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक। एंजाइम जो शब्द दिया था वो थे कोहने। ये सब याद ही करना है सीधे सीधे। लोबिया या जैकबिन नामक पादप से यूरेज एंजाइम को शुद्ध रूप से क्रिस्टलीकरण करने का कार्य सबसे पहले किया था वो सुमनर ने किया था। सुमनर और नॉर्थरोप नामक वैज्ञानिक थे। सुमनर और नॉर्थरोप नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं।
यानी सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ये पहले बताया गया। लेकिन शेक और अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने ये साबित किया कि कुछ एंजाइम अप्रोटीन प्रकृति के भी होते हैं, जिन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। ये उत्प्रेरक का कार्य तो करेंगे, लेकिन बने हुए प्रोटीन की जगह आरएनए से होंगे। सर्वप्रथम यीस्ट की कोशिकाओं से एक जाइमेज कॉम्प्लेक्स को पृथक करने वाले थे, वो थे एडवर्ड बुकनर। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया क्योंकि जाइमेज में 3 एंजाइम शामिल है, इन्वर्टेज, माल्टेज और जाइमेज। अब एक नोट देखते हैं, यहाँ पर नोट है, संरचना नहीं, नोट देखते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं राइबोजाइम को छोड़कर, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। दोबारा सुनिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अब एंजाइम का वर्गीकरण देखते हैं। आधार वो लिया है कि सभी एंजाइम क्या प्रोटीन के बने हुए होते हैं, पूरा एंजाइम प्रोटीन भाग होता है। उसी के आधार पर हम एंजाइम को वर्गीकरण करते हैं। एंजाइम को हम दो भागों में बांट देते हैं। सिंपल एंजाइम यानी वे सभी एंजाइम जो कि केवल और केवल पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी इसमें ओनली प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल आ जाएगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन। दूसरे वाले एंजाइम कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी में इन्हें पूर्ण एंजाइम कहा जाता है। इनमें प्रोटीन भाग के साथ साथ नॉन प्रोटीन भाग भी उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेटेड या होलो या पूर्ण एंजाइम जिनमें प्रोटीन भाग के साथ साथ नॉन प्रोटीन भाग भी उपस्थित होते हैं, इसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है कि इनके प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। प्रोटीन भाग होता है कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है, जबकि नॉन प्रोटीन भाग होता है उसे कोफैक्टर या सहकारक के नाम से जाना जाता है। इन्हें सहकारक कहा जाता है। होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है, जबकि नॉन प्रोटीन भाग कोफैक्टर या सहकारक के नाम से जाना जाता है। कोफैक्टर या सहकारक को फिर से 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो मेटालाइन जिन्हें एक्टिवेटर या सक्रियक के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्बनिक भाग होता है जो कि एंजाइम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है, इस कारण इन्हें एक्टिवेटर भी कहा जाता है। दूसरे वाला भाग होता है जो कि अकार्बनिक है, कोएंजाइम के नाम से जाना जाता है, और ये ऑर्गेनिक पार्ट होता है और लूजली अटैच होता है प्रोटीन भाग से। इनका प्रोटीन भाग क्या है? एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम के साथ में यह है ऑर्गेनिक पार्ट होता है और लूजली यानी ढीले रूप से बंधा हुआ होता है, कोएंजाइम कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जब रिएक्शन होती है उसी दौरान आकर के ये प्रोटीन भाग से बनते हैं। लेकिन दूसरे वाले जो प्रोस्टेटिक ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, होते तो यह भी कार्बनिक भाग ही है, लेकिन यह एपो एंजाइम या प्रोटीन भाग के साथ में दृढ़ता से बंधे रहते हैं, हमेशा बंधे हुए रहते हैं। कोएंजाइम और प्रोस्टेटिक ग्रुप दोनों ही ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, जबकि मेटालाइन है वो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है एंजाइम का। यहाँ तक आपने वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रोस्टेटिक समूह है उसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल आ जाता है प्रोक्सीडेज एंड कैटेलेज। कैटेलेज वही एंजाइम है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 को O2H2O में तोड़ देता है। ऐसा करने से H2O2 का जो विषैला प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप है उसका एग्जाम्पल प्रोक्सीडेज और कैटेलेज आ जाएगा। उसी प्रकार से हम सहकारक का एग्जाम्पल देखते हैं, सह एंजाइम का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सह एंजाइम ये ढीले बंधे होंगे, पहली बात तो यह है, और क्रिया के समय आकर के प्रोटीन भाग यानी एपो एंजाइम के साथ में जुड़ते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। NAD और NADP की बात करते हैं। NAD और NADP इनकी फुल फॉर्म हम इसी में आगे देखना चाहेंगे। NAD और NADP होता है वो B3 यानी विटामिन जो B3 है उसके व्युत्पन्न होते हैं, जिन्हें नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि FAD और FMN है वो विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं उसका व्युत्पन्न है। और इसके साथ में अगला एग्जाम्पल जो पांचवा एग्जाम्पल इसमें है वो है कोएंजाइम A। दोबारा देखते हैं से एंजाइम का एग्जाम्पल NAD और NADP जो कि B3 नियासिन विटामिन का व्युत्पन्न होते हैं। FAD और FMN जो कि राइबोफ्लेविन यानी B2 विटामिन का व्युत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। जैसे हमने FAD और FMN देखा था, FAD और FMN देखा था, इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, वो देख लेते हैं। FAD और FMN दोनों ही विटामिन, कौन सी विटामिन याद करो, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के व्युत्पन्न है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के व्युत्पन्न है। एक बार देखते हैं, बिल्कुल FAD और FMN राइबोफ्लेविन यानी B2 विटामिन के व्युत्पन्न है। यह हमने अभी देखा। यहाँ पर फुल फॉर्म इस प्रकार से होगी। FAD की फुल फॉर्म होगी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जबकि FMN की फुल फॉर्म होगी फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों ही विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की व्युत्पन्न है। इसी प्रकार से NAD और NADP की फुल फॉर्म होगी निकोटामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जबकि NADP की फुल फॉर्म निकोटामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होगी। और ये दोनों विटामिन B3 यानी नियासिन विटामिन के व्युत्पन्न होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक हमने भाग देखा था विटामिन्स का, वो था सक्रियक मेटालाइन कोफैक्टर को 3 भागों में बांटा था सहकारक को हमने, जिसमें सक्रिय एक्टिवेटर आ गया था एक, तो दूसरा आया था एपो एंजाइम, तो जो प्रोटीन भाग था इसका पूरा का पूरा होलो एंजाइम का वो था। दूसरा वाला था नॉन प्रोटीन भाग, वो था सहकारक, उसे 3 भागों में बांटा था। इनमें एक था सक्रिय एक्टिवेटर यानी मेटालाइन। तो ऐसे एंजाइम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि ऐसे एंजाइम जिनमें धातु आयन उपस्थित हो उन सभी को मेटेलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और ये मेटल की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं, इस कारण इन्हें मेटेलो एंजाइम कहते हैं, या इनमें मेटल उपस्थित होती है। तो कौन सा मेटल कौन से एंजाइम को सक्रिय करती है उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम देख रहे हैं। एक साइड ले रहे हैं मेटल आयन यानी धातु, और एक साइड ले रहे हैं एंजाइम कि कौन से एंजाइम को ये मेटल सक्रिय करेगी। जैसे आयरन की बात करते हैं तो आयरन होता है वो कैटालेज एंजाइम है, प्रोक्सीडेज एंजाइम है, एकोनिटेज एंजाइम को सक्रिय करेगा। इसी प्रकार से कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, उसको सक्रिय करेगा। मैग्नीशियम की बात कर लो, जो हेक्सोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट भी है, NCERT में दे रखा है। हेक्सोकाइनेज है, रूबिस्को है, फेबकेज एंजाइम है, उसको सक्रिय करेगा। इसी प्रकार से मैग्नीज की बात कर लेते हैं जो डिकार्बोक्सिलेज को सक्रिय करेगा। जिंक इंपॉर्टेंट है, NCERT में दे रखा है, जो कि कार्बोक्सीपेप्टेजेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोक्सिलेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होते हैं, उनको सक्रिय करता है। निकल की बात कर लेते हैं जो यूरिलेज एंजाइम है। NO है वो एटिफेज एंजाइम को, जबकि मोनिबिडेनम है वो नाइट्रेट रिडक्सेज एंड नाइट्रोजनेज एंजाइम है, उसको सक्रिय करने का कार्य करते हैं। हमने देखा कि एक होलो एंजाइम है उसके 2 भाग होते हैं। होलो एंजाइम है उसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है प्रोटीन भाग जिसे नाम देते हैं हम एपो एंजाइम, जबकि एक होता है नॉन प्रोटीन भाग जिसे बोलते हैं कोफैक्टर या सहकारक। उसमें 3 भाग थे, सक्रिय एक्टिवेटर था और एक भाग प्रोस्टेटिक समूह था। प्रोस्टेटिक समूह है वो हमेशा बंधे हुए होते हैं एपो एंजाइम के साथ, जो कि प्रोटीन भाग है और दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं, जबकि दूसरे वाले जो ढीले बंधे हुए थे
तथा को एंजाइम के नाम से जाने जा रहे थे, और या तो रिएक्शन के समय जुड़ेंगे या बिल्कुल ढीले रूप से जुड़े हुए रहेंगे। तो हम होलो एंजाइम में ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एपो एंजाइम जो कि पूर्ण रूप से प्रोटीन का बना हुआ होता है, और अधिकांश भाग पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम का एपो एंजाइम ही है, जबकि इसके साथ दृढ़ता से बंधा हुआ नॉन प्रोटीन भाग प्रोस्टेटिक समूह है। अब बात कर लेते हैं एपो एंजाइम के बारे में कि एपो एंजाइम क्या है, वो देख लेते हैं। एंजाइम का प्रमुख भाग है एक तो एपो एंजाइम। दूसरी बात ये बोलेंगे कि यह पूर्णतः प्रोटीन का बना हुआ है। अब एपो एंजाइम की लंबाई अलग अलग एंजाइम में अलग अलग होती है। इसका कारण यह है क्योंकि प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनी हुई है, तो प्रोटीन को बनाने वाले एमिनो अम्लों के ये विशिष्ट क्रम पर निर्भर करती है कि कौन से एंजाइम में एपो एंजाइम की लंबाई ज़्यादा होगी, कौन से में कम होगी। ये उस प्रोटीन को बनाने वाले एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम पर निर्भर करेगा। प्रोटीन की प्रकृति हम जानते हैं कोलाइडी होती है। इस कारण ये प्रति इकाई आयतन अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती है, जिसके कारण रिएक्शन अच्छी गति से तेज़ी से हो पाती है। हमने देखा होलो एंजाइम का मुख्य भाग प्रोटीन का बना हुआ है, जिसे एपो एंजाइम कह रहे हैं। तो ये प्रोटीन कौन सी संरचना वाली यहाँ उपस्थित होती है, क्योंकि प्रोटीन की तो प्राथमिक संरचना भी होती है, द्वितीयक भी होती है, तृतीयक चतुर्थ भी होती है। तो यहाँ एपो एंजाइम में प्रोटीन जो होती है वो तृतीय संरचना वाली होती है। तृतीय संरचना वाली जो प्रोटीन है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये प्रोटीन की तृतीय संरचना है। इस प्रोटीन की तृतीय संरचना में कुछ एमिनो अम्लों से, जो कि सामान्यतः 3 से 12 एमिनो अम्ल होते हैं, वो मिलाकर के कुछ पॉकेट्स बनाते हैं, कुछ स्थलों का निर्माण करते हैं, जहाँ पर ये आधारी पदार्थ आकर के जुड़ते हैं रिएक्शन के दौरान। इन विशेष क्षेत्रों को एक्टिव साइट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक एंजाइम में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। कहते हैं कि किसी एंजाइम में जितने ज़्यादा एक्टिव साइट होंगे, जितने ज़्यादा पॉकेट्स होंगे, उस एंजाइम का टर्न ओवर नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। टर्न ओवर नंबर क्या होता है यह हम आगे पढ़ेंगे। अब आपको ये प्रोटीन की तृतीय संरचना का डायग्राम थोड़ा 3D में दिखाते हैं कि प्रोटीन की तृतीय संरचना कैसी होती है। यह प्रोटीन की तृतीय संरचना है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें जगह जगह ये देखिए, ये पॉकेट्स है, ये पॉकेट्स है। ये वो स्थान है जहाँ पर आधारी पदार्थ रिएक्शन के दौरान आकर जुड़ेगा, जो कि सामान्य से 3 से 12 एमिनो अम्लों से मिलकर बने हुए होते हैं। ये पॉकेट्स, इन्हें एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। आज बस इतना ही।